शैक्षणिक नगरी की है, तो पहला आप कैसे, और वो भी एमएसयू में जब आप आए तो क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, एक तो मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सालों के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। आई थिंक 30 साल पहले या 25 साल पहले एक बार एमएस यूनिवर्सिटी में मेरा आना हुआ है। ये बहुत सालों के बाद मैं आ रहा हूँ और इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप जानते ही हैं, काफ़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है। और मैं इसीलिए आया हूँ कि ये जो एक नया मूवमेंट चला है देश में एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स का, और ये जो युवा शक्ति से के साथ जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और ये जो स्टार्टअप्स हैं अलग अलग प्रदेश से आ रहे हैं, अलग अलग शहर से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संकल्प है, एक विश्वास है और एक गोल भी है कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में नए यूनिकॉर्न्स, नए स्टार्टअप्स और ये जो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पेस में, सेमीकंडक्टर में, टेक्नोलॉजी में, एआई में, एमएस यूनिवर्सिटी और अलग अलग गुजरात के अलग अलग यूनिवर्सिटी से नए यूनिकॉर्न्स, नए स्टार्टअप्स निकलेंगे। आप जानते हैं कि बहुत सालों से हमारे देश में टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशन आईआईटीज़ और वगैरह कॉलेजेस में कॉन्सेंट्रेटेड थे। प्रधानमंत्री जी मोदी जी का एक विश्वास है कि इस डिजिटल अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और वडोदरा के युवा भी, महसाना का युवा भी, सूरत के युवा भी, आनंद के युवा भी इस तेज़ रफ्तार से जो आगे बढ़ने वाले डिजिटल इकॉनमी है उनका भी भागीदारी हो, उनका भी कंट्रीब्यूशन हो, वो भी सक्सेसफुल हो। प्रधानमंत्री ने कल जर्मनी में कहा कि जब मैं 2015 में आया था तो स्टार्टअप में भारत कहीं नहीं था, लेकिन अब तीसरा बड़ा इकोसिस्टम भारत है। आप खुद स्टार्टअप चलाते रहे हैं, खुद एंटरप्रेन्योर रहे हैं, कैसे देखते हैं भविष्य कैसा है भारत का? मेरा इसका एक संक्षिप्त आंसर है कि इंडिया का जो सिचुएशन आज है, जो दुनिया भर के नेता, दुनिया भर के देश इंडिया को एक रेस्पेक्ट और ऑ से देखते हैं, उसका एक कारण, बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे युवा शक्ति ने कर दिखाया है दुनिया के सामने कि वो वर्ल्ड बीटिंग टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, वर्ल्ड बीटिंग कंपनीज खड़ा कर सकते हैं। और जो पिछले 2 साल में 100 यूनिकॉर्न्स देश में बने हैं, वो कोई एकेडमिक आइडियाज़ नहीं थे। 100 यूनिकॉर्न का मतलब है 80,000 करोड़ का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हमारे युवा स्टार्टअप्स ने देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि अगस्त 15, 2021 को जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे थे और मनाने की घोषणा किया था कि अगले 10 साल जो दुनिया के टेक्नोलॉजी नीड्स के लिए भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर बनेगा, वो हमारे लिए, हमारे युवाओं के लिए इंडियाज़ डेकेड, अ डेकेड ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया, अ डेकेड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर न्यू इंडिया, फॉर यंग इंडिया, इंडियाज़ डेकेड नाम का उन्होंने एक टाइटल दिया है। और देखिए, ये तो एक वास्तविकता है कि आज जब दुनिया के सभी देश 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसी लेवल पर हैं। हमारा 5G टेक्नोलॉजी इज़ इक्वल टू और बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये सब हुआ है हमारे युवा स्टार्टअप्स और युवा के एंटरप्राइज और इनोवेशन के कारण। सर, आने वाले दिनों में एनर्जी को लेके बहुत मारामारी होगी। आज प्रधानमंत्री को बोलना भी पड़ा कि पुअर नीड सेम एनर्जी राइट्स एंड एक्सेस एज रीच। तो सर, जो कार्बन एमिशन की बात है, काफ़ी आरोप लगते रहते हैं जो अपकमिंग जो कंट्रीज हैं उन पर। तो सर, मेरा क्वेश्चन ये है, सर, आप स्टार्टअप्स देखते हैं तो ऐसा कोई स्टार्टअप्स है जो इन रिन्यूएबल एनर्जी में ऑप्शन बन के उभरे, ऐसा कोई स्टार्टअप्स कोई? नहीं, बहुत। मैंने आज सुबह किसी ने मुझसे पूछा कि गुजरात के स्टार्टअप्स मेरा क्या असेसमेंट है, और मैं मानता हूं कि गुजरात से ये एमएस यूनिवर्सिटी से आए या गणपत से आए या निर्मा से आए या गुजरात यूनिवर्सिटी से आए, 2-3 कैटेगरीज मुझे एक साफ नज़र आता है, मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप कॉम्पिटेंसी है। मटेरियल्स एंड केमिकल्स, दूसरा ड्रोन्स,
तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, चौथा सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये ऐसे नए नए जो कैटेगरीज और अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रहे हैं। अब आई फॉरगॉट स्पेस, ये भी एक कैटेगरी है यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के सक्सेस के लिए। तो आपने सही कहा, रिन्यूएबल सॉल्यूशंस मैंने देखा भी है। पिछले ट्रिप में हमने काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ इंटरेक्शन भी किया है जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इस स्पेस में। तो आपके प्रश्न का आंसर है हाँ, यस, यू आर राइट। क्या तो फिर क्या जो अभी जो फॉसिल है उसका एनर्जी है उसका क्या नहीं, देखिए ये दो इश्यूज हैं जो आप प्रधानमंत्री जी को कोट कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि दुनिया का एक हिपोक्रेसी जो है ना, जो यूरोप इस रशिया यूक्रेन वॉर में, जो यूरोप, हमारे मंत्री जयशंकर जी ने कहा भी है कि वो तो गैस ले रहे हैं रशिया से और उनका गैस लेने में किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत ने जब थोड़ा बहुत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रशिया से लिया है, उन्होंने थोड़ा ड्रामा किया था। तो उसमें यही है, जयशंकर जी ने भी कहा कि इसमें डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। हमारे नागरिक, हमारे देश के सिटीजन्स को भी एनर्जी सिक्योरिटी उसी इम्पोर्टेंस में है जैसे जर्मनी के सिटीजन्स हो या यूके के सिटीजन। ये सोचना कि हमारे नागरिक सैक्रिफाइस कर लेंगे लेकिन आप गैस खरीदते रहेंगे, ये इसमें थोड़ा है कि हिपोक्रेसी है। मुझे लगता है उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है। लेकिन ये एक बात सही, बहुत इस रशिया यूक्रेन के बाद एक बात बहुत स्पष्ट है कि हमें हाइड्रोकार्बन डिपेंडेंसी कम करना चाहिए एज अ कंट्री। हमारा हाइड्रोकार्बन फुटप्रिंट कम होना चाहिए। हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलिफरेट करना चाहिए। और इसमें एक और, मैं आपको एक और याद दिला दूं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने इस दूरदर्शिता दिखाया था 2016 में जब उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की। तो कोविड के बाद दो इश्यूज आप इजीली समझ सकते हैं कि उनका डिजिटल इंडिया का जो 2015 का इनिशिएटिव था उससे आज कितना लाभ हो रहा है देश को। उनका ISA और सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस से देश को कितना लाभ हो रहा है आज। तो ये जो मल्टी ईयर विजनरी गवर्नेंस का बेनिफिट 2-3 साल के बाद महसूस होने का जो एक्सपीरियंस हम आज 2022 में देख रहे हैं, उनका क्रेडिट तो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और उनका डिसीजन मेकिंग को देना चाहिए हमें। आपने शासन सुधार और इंटरनेट की आज़ादी के लिए काफ़ी काम किया। MS यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे ILG नाम का एक सेंटर है जो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इंटरनेशनल लीडरशिप इन गवर्नेंस। किस प्रकार के सुशासन में और आप सुधार की गुंजाइश देखते हैं? और इंटरनेट आज़ादी को लेकर सवाल ये है कि कोई भी कुछ भी लिख देता है, चाहे वो शरद पवार के खिलाफ कोई लड़की लिख देती है या जुबेर कुछ लिख देता है तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या इसके लिए कोई होलिस्टिक फ्रेमवर्क होना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें, आपने दो प्रश्न पूछे हैं। एक तो टेक्नोलॉजी को सरकार में कैसे यूज़ किया जाए और ज़्यादा कैसे यूज़ किया जाए जिससे सिटीजन्स को बेनिफिट मिले। आपने देखा है कि, और मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा अगर किसी ने पूछा ये फायर चैट में, कि पहले 65 साल में हमारा जो एक छवि था डेमोक्रेसी कि हमारा डेमोक्रेसी इज़ डिसफंक्शनल। एक बहुत साल पहले राजीव गांधी जी 1985 में उन्होंने एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया था कि हर 100 पैसे जो दिल्ली से निकलता है बेनिफिशरीज के लिए, उससे 15 पैसे वहाँ पहुँचते हैं, 85 पैसे बीच में कोई खा लेता है। ये था एक हमारे डेमोक्रेसी के बारे में एक डिस्क्रिप्शन कि हमारा डेमोक्रेसी और हमारे गवर्नेंस में लीकेज और करप्शन तो एक नॉर्मल इशू है, हमको मान के चलना पड़ेगा कि 15 पैसा ही पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 के बाद थ्रू JDY, थ्रू DBT, थ्रू टेक्नोलॉजी आज पैसा निकलता है दिल्ली डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी। उनके फ़ोन में आता है बीप बीप बीप, ना कोई बीच में लीकेज, ना कोई मिडिलमैन, ना कोई 100 पैसे का कम होना। मैं रिसेंटली गया राजमुंड्री में, PM किसान निधि का रिलीज़ हो रहा था।
स्क्रीन में प्रधानमंत्री दिल्ली में, मैं हॉल में 2000 किसानों के साथ, ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं और इतना खुशी होता है। रूम में वहाँ पे बटन प्रेस और यहाँ पे 2000 फ़ोन में बीप 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 बीप, और हाँ 2400 रुपीज़ रिसीव्ड। ये जो ताकत टेक्नोलॉजी का, हमारे डेमोक्रेसी के नैरेटिव को जो 65 साल से लोग कहते थे, बाहर के लोग भी, कि यार यहाँ पे तो लीकेज होता ही है, उसको बदल दिया है। ये है पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा आपने कहा इंटरनेट के बारे में। देखिए, इंटरनेट ये ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर लॉज नहीं है। ये मान के चलना कि जो मैं रेगुलर ऑफलाइन लाइफ में नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर सकता हूँ, जो वहाँ पर इलीगल है, इंटरनेट में लीगल है, ये मान के चलना ये बहुत ही गलतफहमी है। हमारा सरकार का रवैया टुवर्ड्स इंटरनेट इज़ द सेम एज नॉर्मल ऑफलाइन। हमारा सरकार का बड़ा स्पष्ट फिलॉसफी है टुवर्ड्स इंटरनेट। इंटरनेट हमेशा ओपन हो, यानी कि हर व्यक्ति को इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट शुड बी सेफ एंड ट्रस्टेड। सेफ्टी एंड ट्रस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और चौथा, इंटरनेट इज़ अकाउंटेबल। तो अगर आपने कुछ कन्वेंशनल रेगुलर लॉ को वायलेट कर दिया है साइबर स्पेस पे, वहाँ पे कोई इम्यूनिटी नहीं है। और अगर आप पर कोई चार्जशीट होता है, ए जो भी आप नाम ले रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर्सन ए या पर्सन बी, वो जाके कोर्ट में एजिटेट कर सकते हैं। अगर गलती से चार्जशीट हुआ है, गलती से एफआईआर हुआ है इन द फॉर एक्शन, दे कैन एजिटेट इट इन कोर्ट। बट ये समझना कि when child sexual pornography is illegal in the real world, it is not illegal in the cyberspace, गलतफहमी। Religious hatred in the real world is illegal, but यहाँ पे illegal नहीं है, गलतफहमी। वही लॉ जो ऑफलाइन वर्ल्ड में अप्लाई होता है, यहाँ पर भी अप्लाई होगा। और हमारे लॉज बड़े स्पष्ट हैं, हमारे रूल्स बड़े स्पष्ट हैं इस बात पे। कोई इसमें मिसगिविंग्स या कोई नहीं है। सबके लिए इक्वल राइट्स, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। और हमने अभी रिसेंटली रूल्स, आईटी इंटरमीडिएट रूल्स रिलीज़ किए हैं, नए रूल्स। उसमें एक क्लॉज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ एवरी इंडियन विल बी रिस्पेक्टेड बाय द इंटरमीडिएट्स, यानी कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 हमने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी हो, ट्विटर हो या फेसबुक हो या ABCD हो या EFG हो, कोई भी हमारे नागरिक का, हमारे सिटीजन का राइट्स पर खिलवाड़ नहीं करेगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के हाथ में शक्ति का भरोसा जताया है। स्किल इंडिया की वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट काम बच्चे कर रहे हैं, तो उन युवाओं को बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी बहुत तकलीफ आ रही है, उसके लिए क्या सर? नहीं, देखिए, मैं आज ये नहीं कर रहा हूँ कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन आपको एक चीज़ मैं रिमाइंड करूंगा। 2010-12 में मैंने पार्लियामेंट में एक मुद्दा उठाया था कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर के 97% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम हैड बीन बोरोड बाय 9 फैमिलीज, 9 ग्रुप्स। यानी कि 2010 में अगर मैं स्टार्टअप भी होता, मेरे पास काफ़ी सामर्थ्य भी होते, मेरे पास आइडियाज़ थे, एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिलता। जब तक मैं किसी के रिश्तेदार ना हो या किसी पॉलिटिशियन का भाई बंधु ना हो, मुझे कोई भी चांस, देयर वाज नो चांस ऑफ रिसीविंग मनी। ये था सिचुएशन 2010 में। आज के दिन में क्या है? 100 यूनिकॉर्न बने हैं। अच्छा, उनमें से कोई पॉलिटिकल कनेक्टेड है? नो। ये कोई टाटा, बिरला, अंबानी के सुपुत्र हैं? नो। ये सब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं। अपने मेहनत से, अपने दिमाग से, अपने डिटर्मिनेशन से 80 करोड़ के इकोनॉमिक बेनिफिट उन्होंने, 80 करोड़ मिनिमम कह रहा हूँ नंबर, उससे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है, कि उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी और सक्सेस बनाए हैं। ये है नया इंडिया। इस नए इंडिया में, अच्छा, आपका प्रश्न ये है कि हर स्टार्टअप को पैसा मिलेगा? मुश्किल है। एक डिमांड सप्लाई का एक कैपेसिटी तो होगा प्रॉब्लम, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर भी ग्रोथ, वहाँ पर भी ग्रोथ हो रहा है।
बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि स्ट्रक्चरली जो एक अनफेयरनेस था पहले, स्ट्रक्चरली जो रोड ब्लॉक्स होते थे युवाओं के सामने, वो सब हट गए हैं। अभी जो बाकी बचा हुआ इशू है कैपेसिटी के इशू। हमारे अगर 10 करोड़ युवा लोग कल उठकर कहते हैं कि मुझे सबको स्टार्टअप करना है, सबको पैसा मिलना, मुश्किल होगा, इट इज़ नॉर्मल। लेकिन मेरे ऐसे मीटिंग्स, हम ऐसे विजिट का मकसद यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस अपॉर्चुनिटी के बारे में अवेयर हो। इतना सारा हमने एक इकोसिस्टम बनाया है, स्किल्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्पेस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ड्रोन्स। तो इसका सब अवेयरनेस लेते हुए आप भी खुद जाइए, MS यूनिवर्सिटी के बच्चों भी, गणपत यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, कि आप इस ट्रेन पर आप भी बैठ जाइए, इस ट्रेन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड दिस न्यू इंडिया का ट्रेन। सर, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी की बात की जाए, केंद्र सरकार का रोड मैप क्या है आने वाले कुछ वर्षों में, या कुछ टारगेट फिक्स किया हुआ है? ऑन व्हाट? किसका टारगेट? ऑन व्हाट? टेक्नोलॉजी की फील्ड में बात करते हैं, अगर कंपैरिजन की जाए तो एक कंट्रीज बहुत इंडिया से आगे हैं। कोई इंडिया से कौन आगे? कौन बताइए कौन आगे? मुझे आज बताइए कौन आगे? लेकिन यहाँ तो 5G चल रहा है ना, और तो अगर ये एक एग्जाम्पल देता हूँ। नहीं, मैं आपसे आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं आपको मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आज आप मान के चलिए कि भारत टेक्नोलॉजी के फील्ड में लीडर नहीं तो लीडिंग कंट्री है। अगर आप पूछेंगे अगले 3-4 साल में हमारा क्या टारगेट है, हमारा टारगेट, एक सबसे बड़ा टारगेट है कि हम $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाएंगे, डिजिटल इकोनॉमी। इसका $1 ट्रिलियन का डिजिटल इकोनॉमी का मतलब है कि टोटल इकोनॉमी में हम 25% डिजिटल इकोनॉमी बनाएंगे। 2014 में डिजिटल इकोनॉमी का परसेंटेज ऑफ टोटल इकोनॉमी था 6% और 2025 में ये होगा 25%। एक दूसरा, परसों राजन आनंदन करके एक सिक्वाया कैपिटल, जो एक ग्लोबल वेंचर कैपिटल फर्म है, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है। मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया, मैं स्टेटमेंट आपको ऐसे ही रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ कि 10 करोड़ युवाओं को इंडिया में अगले 3 साल में डिजिटल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। 10 करोड़। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, राजन आनंदन का स्टेटमेंट है। आपको टेस्ट करना है तो आप उनसे पूछिए, गूगल के। हाँ, गूगल अभी वो सिक्वाया कैपिटल में है। तो ये हो गया 2 साल। तीसरा, तो डिजिटल इकोनॉमी के बारे में कह दिया मैंने, जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कहा है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, आज के दिन 70,000 स्टार्टअप्स हैं। टारगेट है कि 3 साल के बाद एटलीस्ट देयर शुड बी 4 लाख स्टार्टअप्स, 4 to 5 लाख स्टार्टअप्स। अभी फिलहाल इनका क्वेश्चन उन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो मैं आंसर दे रहा हूँ। अच्छा, और एक और बहुत अहम टारगेट ये है कि इन क्रिटिकल एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन, स्पेस इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में लीडर नहीं तो लीडिंग पैक में होंगे। हम कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजी जो हम थे 30-35 साल, टू वी विल बिकम द प्रोड्यूसर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द वर्ल्ड। ये मोटा हमारे गोल्स हैं। सर, अभी फिलहाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल जी, उन्होंने कहा कि हमारे जो शत्रु हैं अब संपर्क विहीन होंगे, मतलब साइबर में होंगे। लेकिन जो साइबर थ्रेट जो इंडिया पे है, उसमें इसको काउंटिंग जो हम करते हैं, उसमें हमारा नंबर आपको लगता है बहुत पीछे है? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मीन्स हमारे नॉर्दर्न नेबर और हमारे वेस्टर्न नेबर सोच के खुश रहें, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारे जो कैपेसिटीज़ हैं इंटरनेट को सेफ़ और ट्रस्टेड रखने के लिए, सॉलिड कैपेसिटीज़ है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि हम कोई बैकफुट बैटिंग करने वाली सरकार नहीं है। हम फ्रंट फुट बैटिंग में बिलीव करते हैं और साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम अवेयर हैं और हमारे पास टूल्स, कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ हैं और उस टूल्स, कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते रहेंगे। अग्निपथ योजना में ये IT स्कीम जो है जिसके पास, उसके लिए कोई
खास ध्यान रखी गई है? हाँ, स्किलिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हमने कहा है कि ये जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है अग्निपथ स्कीम, आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए और आर्मी को यंग बनाने के लिए, उसमें 4 साल में हम वेरियस कैटेगरीज ऑफ सर्विंग सोल्जर्स को स्किल सर्टिफिकेशन देंगे डिपेंडिंग ऑन उनका क्या जॉब है, उनका क्या जॉब रोल है। तो स्किलिंग और एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर पोस्ट, जैसे CAPF में रिजर्वेशन है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिजर्वेशन है, पुलिस में रिजर्वेशन है, तो ऐसा स्किलिंग जो उनके लिए नए प्रोफेशन में जो उनका नया अपॉर्चुनिटी है उनको प्रिपेयर करने के लिए हम बहुत क्लोजली वर्क कर रहे हैं आर्मी के साथ। तो ममता बनर्जी कह रहे हैं कि ये तो स्कैम है और ये भाजपा का डस्टबिन है। ऐसा बस मैं यहाँ पे अच्छे काम के लिए आया हूँ, ममता बनर्जी का नाम ना सवाल हो रहा है सर कि आपका एक इनिशिएटिव रहा है, आपका ड्रीम भी था कि ई-वोटिंग हो, जिस तरह डिजिटल इंडिया सेटअप हो रही है, क्या आपको लगता है कि ई-वोटिंग होगा एक दिन? दिस इज इनएविटेबल, ये तो होगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक दिन। ये जो हमारा प्रोसेस ऑफ वोटर लिस्ट मैनेजमेंट, वोटर रोल मैनेजमेंट, हमारे वोटिंग को मोर ऑथेंटिक बनाना, जो फेक वोट्स हैं उसको कैसे निकालना, इसका सब टेक्नोलॉजी का काफ़ी इम्पैक्ट होगा आने वाले सालों में। हमारे डेमोक्रेसी को वर्ल्ड्स बेस्ट डेमोक्रेसी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे उपाय क्या क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे। मैं नहीं तो कोई और यूज़ करेंगे।